रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 31वें पड़ाव पर आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले 2-3 दिन की बातों से मुझे ऐसा भरोसा है, ऐसा लगता है मुझे कि अब हम लोगों को अच्छी तरीके से ये पता चल गया होगा कि संवेदना क्या है या अनुभूति क्या है और भाव क्या है। अब सवाल ये उठता है कि अभिनय के जो सूक्ष्म उपकरण हैं, जो मन पर हम बात कर रहे थे, तो उस मन के लिए, मन को अभिनय के अनुकूल बनाने के लिए जो हम कल्पनाशीलता और अनुभूति के विकास से संबंधित कुछ अभ्यासों की बात कर रहे थे, उन पर हमने चर्चा करी थी। क्या इस प्रकार के कोई अभ्यास संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए भी हैं? तो इसके लिए मैं फिर से कुछ इस तरीके से बात करूंगा जहां लगेगा कि हम आदमियत की पड़ताल कर रहे हैं, इंसान के भीतर इंसानियत खोज रहे हैं, और यही काम करना पड़ेगा संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली कई बातों के दौरान मैंने जड़ और चेतन 2 शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया है। हमारी शुरुआत, मनुष्य होने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जहाँ से चेतना, जहाँ से हम जड़ नहीं है, जड़ से हटकर चेतन हो गए, वहीं से हमारी मनुष्य होने की भी शुरुआत हो रही है। और चेतन वहीं से, लेकिन प्राणी जगत का भेद वहीं से हो रहा है। कुछ वनस्पति जगत चला गया, कुछ शेष जंतु जगत चला गया, और फिर मनुष्य। और वनस्पति जगत से हमारा स्पष्ट भेद है, उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जो शुरुआती 2-3 पड़ाव में हमने बात करी थी। अब मनुष्य शेष प्राणी जगत से अलग क्यों है, कैसे है, तो मैंने ये आपसे शेयर किया था, साझा किया था कि 7 लक्षण ऐसे हैं जो शेष प्राणी जगत की तुलना में मनुष्य में कहीं अधिक हैं। जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति, है ना। तो जो ये 7 चीजें हमने बताई, तो इनके भीतर अनुभूति और क्या कहना चाहिए, कल्पनाशीलता तो सदा साथ रहती ही है, क्योंकि अनुभूति, हम जिंदा हैं तो अनुभूति है। अब संवेदना को विकसित करने के लिए हमें मनुष्यत्व की खोज करनी पड़ेगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। क्योंकि मनुष्यत्व जब हम अपने भीतर पाएंगे, तभी हमारे भीतर समाज के लिए या मनुष्यता के लिए कुछ दायित्व बोध और कर्तव्य बोध पैदा होगा। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों से ये प्रक्रिया होगी। कल जैसे मैंने कहा था, संवेदनशीलता या संवेदना का शाब्दिक अर्थ है समवेदना। दूसरे के कष्ट को देखते हुए खुद भी वैसी ही वेदना की अनुभूति होना, और उसके दुख निवारण के लिए मन में कोई भाव उत्पन्न होना, विचार उत्पन्न होना, या स्वयं को कुछ कर्तव्य कर्म के लिए प्रेरित करना, यही पहचान है संवेदना की। तो इसका विकास कैसे होगा? इसके विकास का कोई अभ्यास नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई फंडा नहीं है। बस केवल इंसान होना है, सजग सचेतन इंसान, जो बार बार, आजकल तो
कई वर्षों से इंसान और इंसानियत शब्द का बार बार वो हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इंसानियत कैसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबको लग रहा है कि सबसे मूल में तो इंसान के इंसानियत ही है। धर्म से पहले, संप्रदाय से पहले, यानी कि जहां वो सृष्टि के निकट है वहीं से इंसानियत शुरू है। अगर वो इंसान है तो, है ना? तो इंसानियत का ही विकास करना होगा। कैसे होगा? कुछ नहीं, हम अपने रोजमर्रा के दिनचर्या को देखें, आसपास के परिवेश को देखें और उसके साथ हमारे स्पंदन जुड़ जाएं, हमारी संवेदना जुड़ जाए, जुड़ती रहे और इस तरीके से वो लगातार विकसित होती रहेगी। जुड़ने का मतलब ही है कि वो विकसित हो रही है, फैल रही है। जितने ज़्यादा समय, जितने ज़्यादा क्षणों में, जितनी ज़्यादा घटनाओं को लेकर वातावरण से संबंधित हम संवेदनशील रहेंगे जितना ज़्यादा, तो इसका मतलब वो ज़्यादा काम हो रहा है। जब काम ज़्यादा होता है तो विकास अपने आप ज़्यादा होता है, काम से ही विकास होता है। तो वो क्या काम होंगे संवेदना के? रास्ते में हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं अगल बगल कोई पेड़ दिख गया, फूल का पौधा दिख गया, कोई बेल दिख गई, तो उस पर नजर डालें, देखें। क्या बेल को देखकर, बड़ी कोमल हरी बेल को देखकर हमारे भीतर एक कोमल पावन सौंदर्य बोध का जन्म होता है कि नहीं? उस बेल के प्रति लगाव होता है कि नहीं? कोमल लगाव, जैसे छोटे शिशु के प्रति लगाव होता है। और अक्सर क्या होता है, हमारा जब अपना ही शिशु होता है तब लगाव हो पाता है, और दूसरे का शिशु होता तो उतना लगाव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर अभी भी हम कितने ही जड़ हों, कितने ही मतलब भौतिकता में खोए रहते हों, रोजमर्रा के झंझावातों में खोए रहते हों, कितना ही हाय 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 पैसा, हाय दौलत करते रहते हों, फिर भी जब कोई छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आ जाता है, हम पल भर के लिए इंसान हो जाते हैं, पल भर के लिए बड़े सुकोमल हो जाते हैं। ऐसे ही कहीं किसी कुत्ते का छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ता है तो कठोर से कठोर आदमी भी पल भर के लिए अपने भीतर सुकोमल भाव का स्पंदन महसूस करता है। लेकिन एक रचनाकार को इससे कहीं आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उसने तो पूरे संसार के लिए संवेदनशीलता की रचना करनी होती है। वो जो भी क्रिएट करता है अभिनय के जरिए, पूरे नाटक के जरिए, वो इसलिए करता है कि देखने वाले में और देखने वाले के माध्यम से बाकी के समाज में मनुष्यत्व का संप्रेषण हो, संवेदनशीलता का संप्रेषण हो, प्रचार प्रसार हो, फैलाव हो, और लोग फिर उसके अनुकूल व्यवहार और आचरण करें उस संवेदनशीलता से भरने के बाद। तो ये कलाकार को तो कहीं ज्यादा अपना रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ज्यादा अपना खजाना बढ़ाना पड़ेगा संवेदनशीलता का। वो खजाना कहाँ से आएगा? वो कोई संवेदनशीलता नाम की किताब भी पढ़ लोगे तो वो तो केवल दिमाग में जाएगा ना, उतारना तो अपनी फीलिंग में ही पड़ेगा। ठीक है? या कितने भी प्रवचन सुन लो, कुछ भी कर लो, तो उससे नहीं होगा, खुद को जोड़ने से होगा। जैसे कबीरदास जी कहते थे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखें ने देखी, है ना? तो बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष संबंध बनाकर, जैसे एक दिन मैंने कमाल साहब का उदाहरण लिया था ना, उतनी बेखुदी में नहीं चला जाना है, लेकिन एक साक्षी भाव से रहते हुए उसका अनुभव करना है। फूल को देखकर, फूल हाथ में आया, मान लिया एक फूल की 2 पंखुड़ी गिर गई तो हमें दर्द होना चाहिए। वहां पर दर्द अब कैसा होगा? दहाड़े मार के रोने वाला दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर एक खिले हुए फूल से 2 पंखुड़ी गिरते हुए हम देख लें, अरे कुछ लगेगा,
क्या इतने हम जागृत हैं कि नहीं? संवेदना के रूप में जब इतने जागृत होंगे तब संवेदनशीलता का विकास होगा। यानी हमें आम चेतना से, आम आदमी के व्यवहार और मानसिक धरातल से कहीं गहराई में जाना पड़ेगा। एक कलाकार को कहीं सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेल और फूल का उदाहरण दे रहा हूं, इसीलिए बहुतायत में देखने को मिल जाता है। घरों में ही होते हैं, गमले होते हैं, गमलों में पौधे लगे होते हैं, बेल लगी होती है। हम कितना सोलफुल अटैचमेंट उनसे महसूस करते हैं। तो करने नहीं करते हैं तो अभ्यास करिए, उसके भीतर भी अपने का एहसास करिए, है ना। अपने भीतर उसका एहसास करिए, उसके भीतर अपना एहसास करिए। तब बड़ा रागात्मक संबंध होगा, बड़ा अनुराग संबंध होगा। निस्वार्थ वासना से हटा हुआ रागात्मक अनुरागात्मक संबंध होगा। और ऐसा संबंध ही क्या करता है? संवेदनशीलता को बढ़ाता है, मनुष्यत्व के लक्षणों को समृद्ध करता है, सुदृढ़ करता है, परिपूर्ण करता है ना। और ऐसा संबंध ही जो है हमें फिर कुछ जनहित में, समाज हित में, मानव हित में कुछ रचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। जैसे फूल की पंखुड़ी की मैंने बात करी, ऐसे कभी कभी पत्ते सूख जाते हैं, बेलों से हिलक जाते हैं, हवा का हल्का सा झोंका आता है, पत्ता लहराता हुआ गिरता है। अभी 3-4 महीने पहले हमारे एक स्टूडेंट विशाल राज मिश्रा ने इसी पर एक कविता लिखी। उसने कहा, सर आज मैं कहीं पार्क में था और कहीं वो रिहर्सल वगैरह करने ही गया थे और एक पत्ता ऐसे गिरते हुए देखा, तो उस पर उसने बड़ी सुंदर, बहुत संवेदना से भरी हुई कविता लिख डाली। कैसे लिखा होगा? संवेदनशीलता के दम पर ही लिखा होगा, उससे जुड़ा होगा, पत्ते की उस नियति पर, उस दारुण दशा पर कि जब वो निरर्थक हो गया, जीवन से रहित हो गया, वो गिर रहा है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, अब उसको अपने भविष्य के अगले पल का, अपने विनाश का कुछ पता नहीं है। वो टूट चुका है। वो बहुत ही जो कि सरस था, लहलहाता था, जीवन का संदेश देता था, उमंग का संदेश देता था। अब उसमें वो कुव्वत नहीं रही। तो पत्ते की इस बेचारगी, लाचारगी और त्रासदी का उसने एहसास किया। तो हमें अपनी संवेदना को इतनी गहराई से पकड़ना पड़ेगा, बहुत गहराई से। वस्तु जगत से रिलेटेड भी, मैंने उस दिन कहा ना, जड़ जो प्रकृति में जो जड़ पदार्थ हैं उनको देख के हमारे भीतर वैसा एहसास हो जाना चाहिए। मैं उन सारी बातों को अभी दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन तो प्रकृति में ये भी तो छोटी छोटी चीजें हैं। हम किसी तितली को देखकर कितना प्यार उड़ेल पाते हैं उस पर, हमें सुंदर लगती है और सुंदर लगने से हम कितना रागात्मक संबंध बना पाते हैं, कितना निश्चल प्रेम का या एकात्मता का भाव पैदा कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। यह होना चाहिए ना, इतनी गहराई में, इतनी व्यापकता में होना चाहिए। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि इंसान की फितरत है, उसका नैसर्गिक लक्षण है, वो सुंदर देखना चाहता है और सुंदर दिखना चाहता है। दुनिया का कोई भी इंसान सुंदर देखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो गंदगी देखना चाहता हो, गंदगी पसंद करता हो, है ना। इसीलिए हम वस्तु जगत में, अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने लाइफ पार्टनर को भी सुंदर देखना चाहते हैं, अगल बगल सब सुंदर देखना चाहते हैं। हमको भाई भी सुंदर चाहिए, हमें बहन भी सुंदर चाहिए, हमें माँ भी सुंदर चाहिए, हमें दोस्त भी सुंदर चाहिए। मोटे तौर पर कह रहा हूँ, मोटे तौर पर, इसको शब्दों को पकड़ न लीजिएगा, ठीक है, बड़ा खतरा हो जाता है। एक मोटे तौर पर कह रहा हूँ। तो और हमें जीवन संगिनी भी सुंदर चाहिए, हमें प्रेमी, प्रेम का सब सुंदर चाहिए। अच्छी बात है,
ये तो मानव का स्वभाव है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस सुंदरता का जो ऑर्बिट है, इस सौंदर्य के एहसास का, इच्छा का जो ऑर्बिट है, वो थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ेगा, वरना रचनात्मकता की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। जैसे सुंदरता के प्रति ये आकर्षण मोह में बदलेगा, जैसे ये प्रेम मोह में बदलेगा, है ना, तो मोह जो है हमें क्या करता है, बांध देता है, हम अनुरक्त हो जाते हैं। तो जब जितना किसी व्यक्ति विशेष से या वस्तु विशेष से हमारी अनुरक्ति बढ़ जाती है, जकड़ जाते हैं, तो हम सीमित हो जाते हैं। हम फिर कविता भी लिखेंगे तो उसी पर खूब लिख डालेंगे, बहुत खूब लिख डालेंगे। हमारे जो मनुष्यत्व के दायरे में, जो हमारे सृजन का जो दायरा बड़ा होना चाहिए, मानवीय संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में, वहां से बस प्रेम कहानी लिख के गायब हो जाएंगे, धरती से मर खप जाएंगे। शायरी प्रेम की केवल लिख के गायब हो जाएंगे, मर खप जाएंगे, है ना। हमें बड़ा रचना है। तो ठीक है, हमारे सौंदर्य बोध की परिभाषा कहीं व्यापक होनी चाहिए। ये फूल के साथ, पत्ती के साथ, बेल के साथ, पेड़ के साथ, तितली के साथ, चिड़िया के या किसी भी और पशु के नन्हे बच्चे के साथ जो हमारा क्या कहना चाहिए, उस निष्कलुष प्रेम अनुराग स्थापित होता है, उसमें बहुत बड़ी चीजें रचने की संभावना होती है। क्योंकि उसी प्रेम से संवेदना का जो फलक है, जो आधार है, जो क्या विन्यास है, वो काफी बड़ा होता है। वैयक्तिक मोह में, वैयक्तिक सुंदरता के मोह में बंध जाने से हमारी संवेदना जो है कि यह संवेदनशीलता का दायरा सीमित हो जाता है। हम रचना धर्म के व्यापक मानवीय सामाजिक सरोकारों के में अपने चिंतन को जगह नहीं दे पाते, अपने एहसासों को जगह नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये तो एक हुई संवेदनशीलता को बढ़ाने की बात। अब एक चीज और है, देखिए, हम किसी लक्ष्य को हासिल दो तरीके से करते हैं, उस मार्ग में बढ़ते हुए या उसके लिए काम करते हुए, उसे पाने के लिए दो तरीके से होते हैं। जैसे चावल से कंकड़ बीना जाता है ना, दो तरीके। एक कुछ लोग तो क्या करते हैं, पहले हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो घर से बाहर रहते तो 3-4 लड़के जो खाना वाना वहीं बनाते थे। तो चावल बीनने की जिस दिन बारी आती थी तो हमने क्या करते थे, चलो थाली में से जहाँ जहाँ कंकड़ खोजो, कंकड़ यानी जो खराब है उसको खोज खोज के हटाओ। तो ऐसे में क्या होता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रह जाता था। थोड़े दिनों बाद हमने सोचा जो अच्छा है, जो ज्यादा मात्रा में, उसको किनारे करते रहो, बटोरते रहो, बटोरते रहो, बटोरते रहो, अच्छा अच्छा अलग करते रहो। अंत में जो खराब बचेगा चला जाएगा। तो लो कबीरदास जी ने कहा ना, साधु ऐसो चाहिए जैसो सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। अब उसमें इस तरह से फटका जाता है कि जो अच्छा है, सत्वयुक्त है, वो करीब आ जाता है, और जो भूसा है, थोथा है, वो बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से हमें जीवन में अपने विचारों, अपने भावों, अपने कर्मों पर भी नजर रखनी चाहिए। उससे जो बुरा है वो हटाने के तरीका जो भी अपनाए हम, जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, जिसमें हम ज्यादा अपने आप को सफलता पाने के लिए उपयुक्त समझते हो, वो रास्ता अपनाएं। वो रास्ते क्या होंगे, एक है बुराइयों को हटाना। बुराइयां कब आती हैं हमारे, क्या क्या होती हैं बुराइयां? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। अब हम बहुत रचनाशील होते हैं,
बहुत कैलिबर वाले होते हैं, बड़ी प्रतिभा वाले होते हैं। हम एक से एक नाटक लिख लेते हैं और निर्देशन में एक से एक नए बिंब और नए प्रयोग गढ़ के दुनिया के सामने जो है उदाहरण पेश कर देते हैं। या हमारा अभिनय कौशल भी बहुत गजब का होता है, हमें वाहवाही मिलती है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, ये चीजें हमारे भीतर अपने प्रति मोह पैदा कर देती हैं। ठीक है, मोह धीरे 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 अहंकार का रूप धारण कर लेता है कि हम ही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, हमारी संवेदना आहत होती रहती है, उसका हमारी रचना धर्मिता का दायरा बहुत जकड़ जाता है। हमारे संवेदना को बार बार हताहत होना पड़ता है। कैसे? मैं अपने ही जो काम है उनके थ्रू बात करूंगा। हमारा काम है नाटक कराना, नाटक के लिए रिहर्सल करना। तो कई बार कई जगह ऐसा देखने सुनने में आया है, फलाना डायरेक्टर बड़ा रूड है, अब वो गाली गलौज करता है, एक्टर को डेमोरलाइज करता है, तुम कुछ कर नहीं सकते, अरे तुम बेकार हो, हमारे जमाने में ये होता था, तुम लोग क्या करो, बेकार हो, है ना। तो इस तरह की बातें कहीं कहीं पर होता है, ऐसा लताड़ने के लिए हो सकता है ऐसी बात, या उसकी कमजोरी को भगाने के लिए, उसको जगाने के लिए कुछ बातें करनी पड़ सकती हैं ऐसी कभी कभी। लेकिन साक्षी भाव से, खुद उसमें इंडल्ज होकर नहीं। लेकिन ये बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम लोग घमंडी हो गए हैं, आत्ममोह से ग्रसित हो गए हैं और हमें क्रोध आता है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में इंडल्जेंस ठीक नहीं है। भाई मैं बार बार कुछ समझा रहा हूं, तो मैं तो अब जरा सा जो है अपने पर कंट्रोल भी करना पड़ गया। मैं तो बच्चों को मार देता हूं, पीट देता हूं, ऐसा होने लगा था, है ना। लेकिन स्वार्थ नहीं, स्वार्थवश नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा तुम कर क्यों नहीं पा रहे हो। लेकिन लोग कहते नहीं सर, बाद में आप समझा भी ले जाते हैं, बाद में न्यूट्रल भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी क्रोध आना तो गलत ही है, स्वाभाविक। लेकिन ये क्रोध जो है अहंकार के कारण नहीं आना चाहिए, आत्ममोह के कारण नहीं आना चाहिए, या किसी अपने स्वार्थ की परिपूर्ति न होने के कारण नहीं आना चाहिए, है ना। अन्यथा हमारा क्या होता है, हमारी जो प्रतिभा है, संवेदनशीलता है, इसके वजन से लद जाती है, अहंकार और मोह के वजन से लद जाती है, और फिर वो धीरे 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 कमजोर पड़ जाती है। और फिर क्या होता है, सुनने को मिलता है, ये पारे इनमें पहले वाली बात नहीं रही, अब तो इनकी एक्टिंग बनावटी लगती है, अरे वही रिपीट करते रहते हैं। या डायरेक्टर के लिए हर नाटक एक ही ढंग से करते हैं, या एक ही तरह के नाटक चुनते हैं। इस तरह के सही गलत आरोप लगते हैं। हो सकता कभी आरोप गलत लगे, गलत भी लग सकता है, लेकिन मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से ग्रसित होने पर यह तो तय है कि हमारे में एक ठहराव और जड़ाव सा आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बुराइयों से दूर होते हैं। साक्षी भाव से देखें, मुझ पर कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है ना, कोई इस प्रकार का जो दुर्गुण तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी संवेदनशीलता को बचाया जा सकता है ना। जैसे हम जैसे कोई पौधा लगाते हैं, एक तरफ तो उसे पोषण देते हैं, जिससे पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो इस तरह से हम उसको पोषण दे रहे हैं, संवेदनशीलता प्रदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ से दूसरे पाले से बचत के लिए पतले कपड़े से ढक लेते हैं, धूप की तेजी से जलने से बचाने के लिए उसको छाया में रख लेते हैं। मतलब बुराई से दूर करने का भी प्रयास हो और अच्छाई का भी पोषण मिलता रहे। इस तरीके से हम लगातार रचनाधर्मी, सोद्देश्य, सरोकार युक्त, मानवता और समाज के
अनुकूल रचना कर्म को करने वाले या उसकी योग्यता हासिल करने वाले हो जाएंगे। संवेदनशीलता का विकास इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। अब मैं आज यहाँ पर समझ रहा हूँ कि अब इस विषय पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में जब हमारे अभिनय की प्रक्रिया शुरू होगी, अभी तो उपकरणों पर काम हो रहा है, जब प्रक्रिया शुरू होगी उस प्रक्रिया के दौरान बार बार कल्पनाशीलता, अनुभूति परखता या आपकी संवेदनशीलता या जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, रचनात्मकता, ये बार बार इनका उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो बार बार ये जिक्र आता रहेगा और हमारी पुनरावृत्ति होती रहेगी, और पुनरावृत्ति इस तरीके से हो जाएगी कि फिर वो हमारी चेतना में घुल मिल जाएगी, हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे।